डिस्कस करना। पूछना है उसमें से? हाँ सर, डाउट्स तो हैं। बोलो। वो लैडर वैडर वाले क्वेश्चन आए थे उसमें? तो कौन से क्वेश्चन बोल रहे हैं? लैडर टाइप। चलो कुछ और करा देता हूँ, उसका हो सकता है तुम्हारा डाउट में मिल जाए। सर हाँ बोलो बेटा। सर आरटीपीएस सर रामशी ठाकुर में आज प्रैक्टिकल है, तो ज्ञानेश्वर सर ने बोला था कि 8:30 तक लेक्चर होगा और फिर बाद में डाउट्स कराएंगे। ओह हमें फिजिकली जाना है क्योंकि। अच्छा ठीक है, चलो चलो एक ये क्वेश्चन देखो। कोई इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी से रिलेटेड है कि ये क्वेश्चन, ये कीजिए।
बोलो, आया कुछ किसी को? सर 1 मिनट। चलो देखो, सीधा सीधा फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन है। ये लैडर है, इसके गिरने की टेंडेंसी किधर होगी? ऐसे होगी होगी ना? यस सर। सॉरी। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? यहाँ पर पीछे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। सॉरी, इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन n1 इधर लगेगा और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन n2 इधर लगेगा। इतने ही फोर्स होंगे या और कोई फोर्स बच गया? बोलो, बोल तो सही, कोई और कोई फोर्स लग रहा है? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मैं बोल रहा और कोई फोर्स है n1 n2 mg और फ्रिक्शन के अलावा? नो सर। नहीं। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे तो n2 इधर दिखेगा, सॉरी n1 इधर दिखेगा, n2 इधर दिखेगा, फ्रिक्शन इधर दिखेगा और mg इधर दिखेगा। तो सबसे पहले तो n1 और mg की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और दूसरा n2 और फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर अननोन क्या क्या है? n1 n2 फ्रिक्शन, 2 इक्वेशन तो हो गया, एक और चाहिए। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क हम ए के अबाउट भी लिख सकते हैं, बी के अबाउट भी लिख सकते हैं, सी के अबाउट भी लिख सकते हैं, ओ के अबाउट भी लिख सकते हैं, जिधर चाहे उधर लिख सकते हैं। बी के अबाउट लिखेंगे तो उसका फायदा यह है कि n1 और फ्रिक्शन 2 फोर्स चला जाएगा तो कम अननोन होगा। ये बात समझ आई? यस। तो टॉर्क अबाउट बी, पॉइंट बी में अगर देखें तो फोर्स mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 cos थीटा, ये किधर होगा? क्लॉकवाइज। और n2 का कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये n2 साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू n2 साइन थीटा इंटू L, ऐसा होगा? यस सर। समझ आया सबको कि नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो इस टॉर्क के इक्वेशन में। तो इक्वल कैसे? इक्वल नहीं होगा तो कैसे इक्विलिब्रियम में रहेगा? रोटेट कर जाएगा ना। mg का जितना क्लॉकवाइज टॉर्क n2 का उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ठीक है,
हाँ सर। तो यहाँ से N2 मिल गया mg cot थीटा अपॉन 2, ये N2 की वैल्यू मिल गई। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द रॉड, मतलब मुझे N1 चाहिए और फ्रिक्शन चाहिए। तो N1 तो mg मिल चुका है, फ्रिक्शन N2 ये हो गया। तो मुझे मेरा आंसर हो गया, एक आंसर तो हो गया N1 इक्वल टू mg, N1 इज इक्वल टू mg, और दूसरा आंसर हो गया N2 इज इक्वल टू N2 पूछा है नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, तो N2 ही फ्रिक्शन के बराबर होगा, विच इज mg cot थीटा बाई 2। ये दोनों हमारा आंसर होगा। आया समझ में कुछ? यस कॉपी कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ू? यस। एक और देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में है। ये क्वेश्चन देखो, कोशिश करो। देखने में बड़ा लगता है बट बहुत छोटा क्वेश्चन है।
आया सर, बोलो। हाँ सर, एक सेकंड, क्या हुआ? एक सेकंड। जल्दी करो, ये बहुत आसान है। अरे इतना टाइम क्यों ले रहे हो? देखो, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ये एन, ये एन, ये एम जी, ये टी, फ्री बॉडी डायग्राम तो मालूम है। मुझे क्या क्या चाहिए? ये एन चाहिए और ये टी चाहिए, यही चाहिए ना? यस सर, बोलो। यस सर, तो एक तो ऐसे ही दिख रहा है, 2L इज इक्वल टू एम जी, दिख रहा है। यस तो n की वैल्यू mg/2, मास कितना है? 80 kg। तो 800/2 दैट इज 400 न्यूटन। n की वैल्यू तो ऐसे ही मिल गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये टेंशन का वैल्यू चाहिए मुझे। n की वैल्यू तक कोई दिक्कत? नो सर। कुछ नाम दे दो। इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को मान लो बी कहते हैं, इस पॉइंट को मान लो सी कहते हैं, इस पॉइंट को मान लो डी कहते हैं, इस पॉइंट को मान लो ई कहते हैं। अब अगर मुझे टेंशन निकालना है, तो मैं किसी भी पॉइंट डी के अलावा ए बी जो भी दिख जाए, या और भी कोई इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क अगर 0 कर दें तो हमारा काम चलेगा, यस सर, है ना? तो सोचो, अब पॉइंट तो कोई ऐसा चुनना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो। मतलब कोई एक फोर्स चला जाए, इसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट ए डी बी जिधर मन करे उधर बोलो, उसके अबाउट ले सकते हैं। बी, बी, चलो, तो नेट टॉर्क अबाउट बी हम 0 करते हैं। पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क देखेंगे तो एन का टॉर्क लगेगा, एक तो यस सर, लगेगा। अच्छा, तो हाँ, तो ये 2 मीटर तो दिया ही बात, ठीक है। तो अगर मैं बी के अबाउट, तो बी के अबाउट एन का टॉर्क और बी के अबाउट टी का टॉर्क, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। यस सर, तो एन का टॉर्क लिखेंगे तो एन cos 30 इधर, एन sin 30 इधर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एन sin 30 डिग्री इंटू लेंथ एल, एन का ये वाला कंपोनेंट, एन sin 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एल, ऐसा। यस सर, मतलब ये जो रॉड का लेंथ है, मान लो लैडर का, वो एल है, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो n sin theta into L, this should be equal to टेंशन की इधर ये 60 डिग्री
ये अगर 60 है तो ये दोनों भी 60 होगा, है ना? Yes, sir. T sin 60 तो n cos 60 इधर, t cos 60 इधर, t sin 60 इधर। तो इसको लिख सकते हैं t sin 60 इंटू L/2, क्योंकि हाफ हाफ मीटर मतलब मिडिल में है, तो ये आधा आधा ही होगा ना, आप समझ रहे हो? Yes, sir. पक्का? तो ये L को हटा दीजिए, n की वैल्यू 400 मिल चुकी है हम लोगों को, sin 30 1/2, t मुझे ढूंढना है, sin 60 √3/2, और एक 1/2 और इधर है, तो ये 2 गया। तो t की वैल्यू हो गई 800/√3 न्यूटन। आया समझ में? तो t की वैल्यू हो गई 800/√3 न्यूटन। आया समझ में सबको, या कोई डाउट है? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. ठीक है, कॉपी कर लीजिए। एससीवी में जो होमवर्क दिया था उसमें इस टाइप के सब मिले थे, लेदर वाले। Yeah, sir. एससीवी में जो होमवर्क दिया था उसमें लैडर के इक्विलिब्रियम वाला सब मिला था आप लोगों को? नहीं सर। हाँ, वो 45 के आ गया, अभी तो टॉर्क निकालने वाला ही दिया था मैंने। हाँ, ये जो क्वेश्चन दिया अभी जस्ट, ये एससी वर्मा में सॉल्व एग्जाम्पल होगा। आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो एक और छोटा सा, कैलकुलेशन वाइज भी बहुत छोटा है, इसको कीजिए।
सर mg/2 है क्या? हाँ, वेरी गुड। आया सबको? बहुत सिंपल है, एक लाइन का। mg यहाँ एक्ट करेगा, टेंशन T इधर एक्ट करेगा। पिवोट कितना फोर्स लगा रहा है मुझे नहीं मालूम, है ना, तो कुछ भी लगा रहा होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेंगे तो मुझे पिवोट के फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टॉर्क अबाउट A शुड बी 0। इट मीन्स mg into L/2 इज इक्वल टू T into L। तो T की वैल्यू मिल गई mg/2, मिल गई। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो T इधर, mg इधर, और T का वैल्यू mg/2 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक और mg/2 फोर्स ऊपर चाहिए। तो ये कौन लगा रहा होगा? तो ये जरूर पिवोट लगा रहा होगा, है ना। तो पिवोट जो फोर्स रिएक्शन लगा रहा है उसकी वैल्यू भी mg/2 के बराबर ही होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझ आया कुछ? कौन Yes, फोर्स sir. लगा रहा है? टी तो प्लैंक। क्या हुआ? तो ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स, क्वेश्चन नहीं पढ़ा। फोर्स ऑन द पिवोट, फाइंड आउट द फोर्स एंड द पिवोट का मतलब यहाँ पॉइंट ए पर जो हिंज है, जैसे ये अगर मान लो एक रॉड है, इसको मैंने यहाँ पर हिंज किया तो ये हिंज इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना। जैसे अभी इक्विलिब्रियम में mg नीचे है तो ये हिंज जरूर mg ऊपर लगा रहा होगा। ओके सर। ये फोर्स कम करेंगे तो ये नीचे आएगा। आया समझ में? हाँ पक्का? हाँ सर। पक्का? आगे बढ़ू? Yes, sir. अच्छा, ये इक्विलिब्रियम का एक और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद इक्विलिब्रियम नहीं करेंगे। इसके बाद आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का एक और लास्ट क्वेश्चन। एक ये वाला देखो, उसमें भी ऐसा ही पिवोट कितना फोर्स लगा रहा है, पिवोट बोलो हिंज बोलो जो बोलो।
तो 0 होगा। जीरो नहीं होगा। सर mg टेंशन और mg एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना। लिखते हैं। और कोई? सर mg by 2 into 2 minus root 2. बोलो और कोई? नहीं तो देखो, a square plate is hinged as shown in the figure and is held stationary by means of a light. Find out the force exerted by the hinge. ठीक है, तो केवल इतने का को कट करता हूँ। हाँ, किसी ने जीरो बोला था ना आंसर अभी? हाँ सर। हाँ, इसका जीरो ही होगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम देखो सब तो ऐसा ही है। यहाँ पर टेंशन T इधर लगेगा और इसका सेंटर इसी लाइन में होगा ना, तो mg इधर लगेगा। तो ये जो भी डिस्टेंस होगा, अगर हम इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं और स्क्वायर प्लेट है ना, आई बात समझ में? Yes, sir. तो इस डिस्टेंस को x ही अगर बोल दोगे तो t इंटू एक्स इज इक्वल टू mg इंटू एक्स। तो t की वैल्यू हो गई mg और t mg हो गई, तो नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, मतलब हिंज से कोई जरूरत ही नहीं है। आई बात समझ में? तो हिंज का रिएक्शन जीरो होगा, क्योंकि t और mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, तो हिंज की क्या जरूरत है? क्लियर है? बोलो। Yes, sir. बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन।
कोई भी रिजिड बॉडी हो किसी भी शेप साइज का, अच्छा एक सर्कल हो गया, रिजिड बॉडी किसी भी शेप साइज का हो, मान लो ऐसा कुछ, कोई भी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, मान लो ऐसा कुछ, तो ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब है इसमें जितने इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेज हैं, ये सब पॉइंट मास अलग अलग रेडियस के, शुरू में ही बताया था मैं, अलग अलग रेडियस के सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होगा, है ना। बोलो। बात समझ आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है तो उस रिजिड बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज हैं जो कि अलग अलग आई मीन रेडियस के सर्कुलर पाथ में साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है। यस सर। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ चुके थे। यस सर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है तो लीनियर एक्सेलरेशन ए क्या होगा? आर अल्फा होगा। यस सर। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा? टेंजेंशियल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। तो मास m इंटू आर इंटू अल्फा, ये टेंजेंशियल फोर्स होगा। और जो टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या होगा? तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू रेडियस आर। जैसे कहने का मतलब ये है, मैं एक पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, बाद में सबका समेशन ले लेंगे। किसी भी सर्कल में अगर कोई आर रेडियस के सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, मतलब इस पर टेंजेंशियल फोर्स जरूर होगा जो ma के बराबर होगा, तभी तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा। तो Yes, इस sir. केस में टॉर्क क्या होगा? ये फोर्स ma इंटू आर, यही टॉर्क होगा। तो m इंटू आर इंटू अल्फा इंटू आर, that is mr square into alpha is torque, है ना। Yes, sir. तो ये जैसे मैंने एक पॉइंट मास के लिए किया, वैसे ही इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। अल्फा सबका कॉमन होगा, तो किसी भी मास आईएस मास का यहाँ पर आर आई हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो मेरा है वो समेशन ऑफ एम आई ए आई हो जाएगा, दैट इज समेशन ऑफ एम आई आर आई इंटू अल्फा हो जाएगा, है ना। Yes, sir. समझ रहे हैं? तो नेट टॉर्क में फिर यहाँ पर समेशन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर समेशन हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर समेशन हो जाएगा। एम आई आर आई और अल्फा कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखोगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा बाहर समेशन ऑफ एम आई
इंटू आर आई का स्क्वायर, यही कुछ और नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन मिला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बीच के डेरिवेशन नहीं भी याद है तो चलेगा, बट ये इक्वेशन याद होना चाहिए। तो जैसे जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता था, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी के जैसा है ना। Yes, sir. तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Right, sir. हो गया? हो गया सबका? Yes, sir. अब जस्ट देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज करते थे, ठीक वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा को हमें यूज करना है। तो एक सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन 100% चांसेस है कि आप खुद सॉल्व कर लो, कोशिश कीजिए इसको।
दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? Yes. जल्दी सॉल्व करो देखो। Done, sir. Done. आया आंसर? Yes. Yes, sir. क्या आया? सबका सही आएगा मुझे मालूम है। Sir, alpha जस्ट के आफ्टर value रिलीज, तो जस्ट आफ्टर रिलीज टॉर्क कितना होगा बोलो?
MGL mgl/2, mg यहाँ लगेगा ना, सॉरी तो टॉर्क क्या होगा, mgl/2, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। तो रॉड का अपने एंड पॉइंट के अबाउट आई क्या होता है, ML square ml²/3 3 इंटू अल्फा होगा। yes समझा सबने कि नहीं? yes sir तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 3g/2l। ठीक है। अब Yes. पूछ रहा है कैलकुलेट द एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एंड रेडियल ऑफ पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए एल लेंथ के सर्कल में घूमेगा, yes sir ये पॉइंट ए एल रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। yes sir इस मोमेंट पर रिलीज किया, तो इस मोमेंट पर v 0 है, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन 0 है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, r इंटू अल्फा। तो r की जगह l और अल्फा की तरफ 3g/2l। तो पॉइंट ए का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया, बोलो? 3g/2 3g/2। यही आंसर आया था। yes या कुछ और आया था, बोलिए। सही है आया समझ में सबको? yes sir आगे बढ़ो। sir radial acceleration हाँ, रेडियल क्या होता है, v²/r होता है ना सर्कुलर मोशन में। yes sir तो जस्ट आफ्टर रिलीज उस मोमेंट पर तो v 0 होगा ना, yes sir तो उस समय तो v बोलो या ओमेगा बोलो 0 होगा। हाँ, उस टाइम के बाद कुछ होगा, तो उस मोमेंट पर रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा। yes sir ठीक है। yes sir yes sir एक सिमिलर, एकदम सिमिलर क्वेश्चन एक और करो, जस्ट प्रैक्टिस के लिए।
आया आंसर? हाँ सर सर एक ही सेकेंड, सॉरी। 1 सेकेंड। हम्म। सर mg into 25/6। ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, खैर कोई नहीं, देखिए। mg यहाँ एक्ट करेगा, करेगा। यस ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा। हिंज कोई भी फोर्स लगाए, अगर मैं टॉर्क निकालूं, टॉर्क अबाउट पॉइंट एच, तो ये तो मुझे मिलेगा mg cos 37 डिग्री इंटू L/2। सर cos 37 कितना होता है? 4/5। तो 4/5, तो ऐसा होगा। तो ये हो गया 2mg/L/5, ये हो गया टॉर्क। नाउ जैसा अभी किया था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, यस 2mg/L/5 is mL²/3 into alpha। mL यहाँ से गया, सर तो ml यहाँ से स्क्वायर मुझे, सॉरी, ml स्क्वायर sin स्क्वायर θ/3 नहीं, क्यों साइन स्क्वायर थीटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पॉइंट के अबाउट mL²/3 होता है ना। सर वो कोई एंगल पे है ना। अरे एक्सिस के एंगल पर थोड़े ना, जैसे ये रॉड है, ये ऐसे कहीं भी घूमे, एक्सिस तो इधर है, तो कहाँ एंगल पर है? एक्सिस से तो 90 ही हुआ ना। आ रही है बात समझ में? यस ये कैसे भी घूमे तो हॉरिजेंटल से 90 डिग्री 37 दिया हुआ है कि ऐसे है, रिलीज किया, बट ये कहीं भी घूमे, ये उंगली मेरा एक्सिस है, तो एक्सिस तो 90 डिग्री ही है ना। हाँ समझा बोलो, समझा सर समझा। समझा? तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे मिल गया, लेकिन मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो इस टॉर्क मेथड से तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिला ना। तो अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए जरा इधर देखिए। अब इसका ये सेंटर ऑफ मास जो है रॉड का सेंटर ऑफ मास इस मोमेंट पर जो एक्सीलरेशन कर रहा है, इस पर फोर्स कैसा लग रहा है? देखो, mg cos 37 इधर लग रहा है और mg sin 37 इधर लग रहा है। अभी ऐसी कहानी है, अभी ऐसी कहानी है ना। यस सर अब हिंज नॉर्मल रिएक्शन किधर लगा रहा है ये तो हमें नहीं पता। हॉरिजॉन्टल लगा रहा है, वर्टिकल लगा रहा है, कहीं और लगा रहा है, किसी को नहीं पता।
है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हिंज के नॉर्मल रिएक्शन का कुछ एक एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं और कुछ एक वाई कंपोनेंट ले लेते हैं। हमें नहीं पता, हमें जब तक ये दोनों कंपोनेंट नहीं मिलेगा हम नहीं बता सकते। क्लियर है? yes sir, इस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर रॉड को रिलीज किया, उस मोमेंट पर रॉड के पास एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना, yes sir, पक्का? yes sir, और रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि ओमेगा 0 है, जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए ये। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस समय L/2 अल्फा है, तो L/2 इंटू 6G/5L, तो 3G/5 ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और 0 ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। ये पार्ट निकाल के रख लिया हम लोगों ने। अब सारे फोर्सेस को रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, मान लीजिए। तो ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन और ये हो गया रेडियल डायरेक्शन। ये एंगल 37 अगर है तो ये एंगल 53 होगा, तो इसको लिखेंगे NX sin 37 और इसको लिखेंगे NY sin 53, लिखेंगे। yes sir, और दोनों का इधर वाला सम कुछ लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार रेडियल डायरेक्शन में लिखते हैं। रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, दैट इज NX का cos 37 कंपोनेंट प्लस NY का cos 53 डिग्री का कंपोनेंट, ये दोनों मिलाकर mg sin 37 को बैलेंस करना चाहिए, तभी तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। yes sir, So 4NX/5 plus 3NY/5 is equal to 3mg/5। तो सब 5 को हटा दीजिए, so 4NX plus 3NY is 3mg। ये एक इक्वेशन हो गया। मैं लिखने को टाइम दूंगा, घबराओ मत। टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए आप। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल डायरेक्शन में 3G/5। तो नेट फोर्स ऊपर NY sin 53 लग रहा है, नीचे NX sin 37 लग रहा है और नीचे mg cos 37 लग रहा है ना। yes sir, तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, NY sin 53 डिग्री माइनस NX sin 37 डिग्री माइनस mg cos 37 डिग्री, this should be equal to mass into tangential acceleration। आया समझ में? yes sir,
sin 53 4/5, sin 37 3/5, cos तक कोई फायदा नहीं बोलने का। बस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3g/5, तो 3g/5, सब में से 5 हटा दीजिए, तो यहाँ से मिल गया 4ny माइनस 3nx इज 4 + 3 7mg, ऐसा मिल गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो nx ny मिल जाएगा। बोलिए, यस सर। nx मिल जाएगा, ny मिल जाएगा, और nx ny मिल गया तो n मिल जाएगा √nx² + ny²। आपको लग रहा होगा कि ये इतना लंबा क्वेश्चन है, पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, तो इसको ऐसे मत सोचो। ऐसे सोचो कि अगर ये सब क्वेश्चन कर लिए तो तुमको इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ऐसे 4-5 मैं ही पूछ के बताता हूँ। इसी में मैं केवल एक ऑप्शन दे दूं कि हिंज के नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजेंटल लगेगा, ट्रू और फॉल्स। हिंज का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल लगेगा, ट्रू और फॉल्स। हिंज के नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजेंटल वर्टिकल छोड़ के किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। तो पहले इसको कॉपी कर लो और सॉल्व करो, मतलब फाइनल आंसर तक पहुंचो।
लिख लिए? सर कहाँ तक पहुंचे? NY 37 mg/25। NX कितना मिला? बोलिए, माइनस NX कितना मिला? -9 mg/25। माइनस कैसे मिला? नहीं, एक जगह मैंने गलत किया बेटा। हाँ, अभी दिखा ना, ये नीचे आ रहा है ना, तो mg cos 37 माइनस, सॉरी, mg cos 37 प्लस nx sin 37 माइनस ny sin 53 होगा। मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब समझ रहे हो? ये दोनों नीचे आ रहा है ना, इसकी डायरेक्शन में, ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस में ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस से। तो 4ny माइनस 3x इज 4mg माइनस 3mg, केवल mg होगा, ये 7 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम ऊपर था, ध्यान नहीं दिया मैंने। आपने माइनस बोला तो मुझे डाउट आया, माइनस कब? ये इधर जा रहा है ना, इधर, तो नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स, तो mg cos 37 प्लस nx sin 37 माइनस ny sin 53 ना। समझे गलती? यस सर। देखिए तो क्या आता है, माइनस नहीं आना चाहिए इसमें, मतलब यह है 9mg/25 है, और ये 13mg/25। देखो तो चेक करके। यस सर, बराबर। है ना? और ये दोनों को पुट करोगे तो ये हो जाएगा √10 mg/5। ठीक है, यस सर। होमवर्क में और ऐड कर लो, थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। 37 तक दिया था पहले, 32 तक 38 तक, 32 32। तो अब उसमें 33 से 48 तक ऐड कर लो। ठीक है, करेंगे एक एक करके, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पहले इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलो यस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय।